अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है गुरुवार, तारीख है 6 अप्रैल 2023। विषय है छोटे उद्यमियों के ऋण की समस्या। छोटे उद्यमियों के ऋण की समस्या। यह आलेख लिखे हैं अजीत रानाडे, जो एक अर्थशास्त्री हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सूक्ष्म, छोटे व मझौले उद्यमियों को मजबूत करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में हालिया बदलाव की घोषणा की। छोटे उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी समस्या समुचित ब्याज दर पर समय पर कर्ज न मिल पाने की है। इसकी मुख्य वजह इस सेक्टर के लिए बैंकों से कम रकम की उपलब्धता है। बैंक इसे बहुत अधिक जोखिम का क्षेत्र मानते हैं। अर्थव्यवस्था में छोटे एवं मझोले उद्यमों के अत्यधिक महत्व को देखते हुए इसे मजबूत करने से हर संभव प्रयास होने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार और निर्यात में ये उद्यम लगभग आधे हिस्से का योगदान करते हैं। देश में ऐसे उद्यमों की संख्या लगभग 6.40 करोड़ है। देश में ऐसे उद्यमों की संख्या लगभग 6.40 करोड़ है। ये उद्यम सेवा क्षेत्र में भी योगदान करते हैं तथा इसमें मोची, पान दुकान या सैलून जैसी सेवाएं भी हैं, जहां एक व्यक्ति सेवा मुहैया कराता है। मैन्युफैक्चरिंग में ही लगभग 12 लाख उद्यम हैं। आर्थिक इकाइयों को एक साथ सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम कहा जाता है। केंद्र में इन उद्यमों के लिए एक मंत्रालय भी है, जिसे 2007 में स्थापित किया गया था। इसे साल भर पहले संसद ने इस क्षेत्र के लिए एक कानून भी पारित किया था, जिसका उद्देश्य इसके विकास के साथ साथ इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाना भी था। केंद्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों द्वारा वस्तु एवं सेवा खरीद में इन्हें विशेष वरीयता दी गई है। इनकी ऋण उपलब्धता के लिए भी विशेष प्रावधान है। वर्ष 2020 में सरकार ने इस क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता को समझा। अब निवेश या टर्नओवर के हिसाब से ऐसे उद्यमों को परिभाषित किया जाता है। 1 करोड़ रुपए तक के निवेश या 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्यम यानी सूक्ष्म यानी माइक्रो, 10 करोड़ रुपए तक के निवेश या 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्यम छोटे यानी स्मॉल तथा 50 करोड़ तक के निवेश या 250 करोड़ के टर्नओवर वाले मध्यम मीडिया उद्यम माने जाते हैं। बीते वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत पहलें की हैं। इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं समुचित ऋण, विपणन, तकनीक, वित्तीय साक्षरता आदि का अभाव तथा कुछ ग्राहकों पर अति निर्भरता या सही प्रतिभा का उपलब्ध नहीं होना है। छोटे व मझोले उद्यमों का समर्थन समावेशी विकास की भावना के अनुरूप है, क्योंकि वे करोड़ों परिवारों को रोजी रोटी मुहैया कराते हैं तथा उनकी सफलता उसमें अर्थव्यवस्था में भागीदारी का भरोसा और सम्मान का भाव भरती है। इस क्षेत्र के सभी तरह के उद्यम देरी से भुगतान के रूप में एक बड़ी समस्या का सामना करते हैं, चूँकि उनके ग्राहक बड़े और सूक्ष्म रसूखदार होते हैं, तो वे ठीक से मोल भाव भी नहीं कर पाते। अक्सर पिछले भुगतान को अगले ऑर्डर के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसे में संभव है कि ग्राहक के पास हमेशा ही 10-20% बकाया रहता हो। मजबूरी की एक वजह यह है कि अधिकतर छोटे व मझोले उद्यमों के पास केवल एक बड़ा खरीदार होता है। 6 माह से अधिक देरी पर वे ग्राहक पर अदालती या दिवालिया संबंधी कार्रवाई भी नहीं कर पाते। अगर वे ऐसा करेंगे तो उनका कारोबार भी बंद हो जाएगा। यह दोनों तरह की निजी और सरकारी बड़ी कंपनियों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए
रेलवे के पास 10 लाख छोटे वेंडर हैं जिनका एक ही ग्राहक है। हालांकि 2006 के कानून में 45 दिन से अधिक की देरी की मनाही है, पर इस पर अमल नहीं होता। डन एंड ब्रॉड स्ट्रीट डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट की एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे व मझौले उद्यमों का लगभग 10 लाख करोड़ रुपया बकाया है। इसका सालाना ब्याज ही 1 लाख करोड़ रुपये हो जाता है। अगर इस बकाये का भुगतान हो जाए तो यह इस क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने जैसा होगा। हालिया बजट में आयकर कानून में एक संशोधन हुआ है जिसके अनुसार यदि कंपनी छोटे वेंडरों को 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं करती है तो उस राशि को टैक्स के रूप में टैक्स के छूट के लिए नहीं दिखाया जा सकता है और उस पर कर लगेगा। संशोधन की मंशा ठीक है, पर इसका असर नुकसानदेह हो सकता है। पहला, आयकर विभाग के डर से कुछ बड़ी कंपनियां छोटे व मझोले उद्यमों से खरीद बंद कर देंगी। इस क्षेत्र के अलावा होने वाली खरीद पर यह प्रावधान लागू नहीं होता। यह असर वैसा ही है जैसा 2016 के मातृत्व अवकाश कानून के साथ हुआ था। यह कानून महिलाओं की मदद के लिए बना था, पर इससे उनके रोजगार की संभावनाएं सीमित हो गईं। दूसरी गंभीर समस्या उक्त संशोधन से यह है कि इसमें एक ऑडिट की ज़रूरत होगी जो वित्त वर्ष के अंत में बकाया का लेखा जोखा करे। इस व्यवस्था में बड़ा खरीदार भुगतान को अगले साल तक के लिए स्थगित कर देगा और उस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान कर पूरी छूट ले लेगा। ऐसे में उसे कोई दंड नहीं देना पड़ेगा क्योंकि जो इस साल उनका नुकसान होगा अगले साल उसकी भरपाई हो जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के जर्नल में संशोधन के इस अनचाहे असर की ओर इंगित किया गया है। बहरहाल सही उपाय यह होगा कि बड़े खरीदारों के जीएसटी भरने के ऑक्सीजन की आपूर्ति काट दी जाए। चूँकि हर खरीदारी का विपणन जीएसटी नेटवर्क में दर्ज होता है और छोटे या मझोले उद्यम की पहचान उद्यम पंजीकरण संख्या से होती है, तो किसी भी बड़ी कंपनी को अगले माह या 45 दिन के चक्र के बाद के जीएसटी रिटर्न को भरने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। किसी उद्यम को बड़ी खरीदार कंपनी द्वारा किए भुगतान की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक के ट्रेड रिसीवेबल्स पोर्टल पर दर्ज प्रविष्टि से होती है। ये सभी प्रक्रियाएं विभिन्न तंत्रों से संचालित होती हैं, इसलिए ये किसी भी तरह के स्वैच्छिक देरी या उगाही जैसे अनौपचारिक व्यवहार की स्थिति को रोक देती हैं। इससे यह भी होगा कि छोटे व मझोले उद्यम तबाह होने के डर से बच जाएंगे और उन्हें अपने भाई बाप ग्राहकों को नाखुश करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इससे उद्यमों के लिए कारोबारी सुगमता बढ़ाने में बहुत बड़ी समस्या मिलेगी। सरकार को इस सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे बड़े कॉरपोरेशन इस कदम का जितना भी विरोध करे। ऐसा होने पर उन्हें 45 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। छोटे व मझोले उद्यमों को मजबूत करने के सरकार की हालिया कोशिशें सराहनीय है, पर और भी प्रयासों की आवश्यकता है। अगला आलेख है चीन की शरारत। अपनी विस्तारवादी मंशा का एक बार फिर इजहार करते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों में बदलाव किया है।
पहले भी उसने ऐसी हरकतें की है। इस शरारत पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद वागाची ने स्पष्ट कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इस तरह के काल्पनिक नामकरण से इस वास्तविकता में परिवर्तन नहीं होगा। चीन अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए अलग तरह का वीज़ा देकर भी कई बार विवाद खड़ा कर चुका है। हाल में अरुणाचल प्रदेश में हुए G20 की एक बैठक में चीन ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले जगहों के नाम बदलने के पैंतरे ने फिर साबित किया है कि चीन इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता स्थापित करने के लिए गंभीर नहीं है। हाल के वर्षों में डोकलाम और लद्दाख में दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां आमने सामने आ चुकी हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसने बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात किया हुआ है तथा सीमा के नज़दीक कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन हरकतों के जवाब में भारत ने भी सैनिकों को मोर्चे पर खड़ा कर दिया है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि नियंत्रण रेखा पर अभी शांति है, पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की कई चरण की बात के बाद भी चीन ने अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाया है। भारत की मांग है कि सीमा विवाद पर किसी भी तरह के ठोस बातचीत शुरू करने से पहले नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होनी चाहिए। हालांकि चीन ने कई बार आश्वासन दिया है कि वह अपनी टुकड़ियों को पीछे कर लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। विभिन्न बहुपक्षीय मंचों और परस्पर वार्ताओं में चीन शांति और सहयोग की आकांक्षा तो व्यक्त करता है, लेकिन वास्तव में वह अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। भारतीय क्षेत्रों पर चीन के आक्रामक दावों को छोड़ दें। नियंत्रण रेखा की यथास्थिति में एक तरफा बदलाव लाने के किसी कोशिश को भी भारत स्वीकार नहीं कर सकता। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस संबंध में स्पष्ट बयान दे चुके हैं। जानकारों का कहना है कि चीन एशिया में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है, लेकिन भारत की बड़ी शक्ति एवं क्षमता के कारण ऐसा होना संभव नहीं है। भारत सामूहिक सहयोग और विकास का पक्षधर है। भारतीय क्षेत्रों के नाम बदलने की जगह चीन को अपनी आक्रामकता को लेकर आत्ममंथन करना चाहिए। अगला विषय है निकोबार के विकास में विनाश के सूत्र। निकोबार के विकास में विनाश के सूत्र, यह आर्टिकल लिखे हैं पंकज चतुर्वेदी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। निकोबार समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवों की एक असाधारण विविधता का घर है। सरकार के अनुसार यह दुनिया में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में से एक है। यहाँ धरती की सबसे पुरानी आदिवासी आबादी रहती है। क्या विकास या क्या नया मॉडल इन सभी नैसर्गिक उपहारों का दुश्मन बन जाएगा। भूमि से दूर हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित 572 द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार इन दिनों ऐसे ही द्वंद्व से गुजर रहा है। ये द्वीप इंडोनेशिया और थाईलैंड के निकट स्थित हैं। वर्ष 2013 में इसे यूनेस्को के जैवमंडल कार्यक्रम में शामिल किया गया था। आज वहां कंक्रीट के साथ बाहरी लोगों को बसाने की योजना तैयार की जा रही है, वह भी पर्यावरण कानूनों की अनदेखी कर। ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर 2020 में नीति आयोग की तरफ से मास्टर प्लान तैयार करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर
प्रोपोजल जारी करने के साथ हुई थी। इसके तहत 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर और गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। यह आने वाले सालों में कोई 4 लाख बाहरी लोगों को बसाने की योजना है, यानी मौजूदा आबादी के कई हजार %। फिर मार्च 2021 में गुरुग्राम स्थित परामर्श एजेंसी एकॉम इंडिया ने 126 पन्नों की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जारी की थी। इसके आते ही वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने अनापत्ति लेने की औपचारिकता शुरू की है और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए हैदराबाद स्थित विमान लैब्स को जिम्मा दिया। दिसंबर 2021 में मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के मसौदे को चर्चा के लिए जनता के बीच रखा। जनवरी 2022 में अनिवार्य जन सुनवाई ग्रेट निकोबार के प्रशासनिक मुख्यालय कैंपबेल खाड़ी में आयोजित हुई और विमता ने अंतिम EIA रिपोर्ट मार्च में प्रकाशित की थी। जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर और डीन जानकी अंधारिया ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को लिखा कि प्रस्तावित कंटेनर टर्मिनल एक ऐसे स्थान पर है जहां हर वर्ष लगभग 44 भूकंप आते हैं। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर 27 अक्टूबर 2022 को मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग ने परियोजना के लिए 130.75 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन वन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। यह हाल के दिनों में हुआ सबसे बड़ा फॉरेस्ट डायवर्जन यानी परिवर्तन बन गया, वह भी आधी अधूरी औपचारिकता के साथ। यहाँ 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में परियोजना के विकास से क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करने वाले वनों की कटाई को बढ़ावा मिलेगा। इससे समुद्र में अफवाह और तलछट का जमाव भी बढ़ेगा, जो द्वीप पर मैंग्रोव के नुकसान सहित प्रवाल भित्तियों को प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लिए प्रतिदिन 86,600 किलोमीटर पानी की आवश्यकता अनुमान है, जिसमें 45,000 किलोमीटर सतही जलाशयों से तैयार किए जाने वाला ताज़ा पानी होगा, जिसका अभी निर्माण होना है। योजनाओं से उपजने वाले अपशिष्ट और अवशेष जल के निपटान या सुरक्षित पुनर्चक्रण के प्रावधान शामिल न होना भी इस द्वीप के अस्तित्व के लिए खतरा है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में रेखांकित तथ्यहीन बातें न केवल चिंताजनक है, बल्कि वे परियोजना की नीयत पर सवाल भी उठाती हैं। इस रिपोर्ट में द्वीप का क्षेत्रफल एक स्थान पर 1045 वर्ग किलोमीटर के रूप में वर्णित है, जबकि यह 910 वर्ग किलोमीटर यानी वर्तमान आधिकारिक आंकड़ा है। यह बताया गया है कि गैलाथिया बंदरगाह क्षेत्र की भी प्रवाल भित्तियों को रिकॉर्ड नहीं करता है, जबकि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अध्ययन से पता चलता है कि गैलाथिया खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ 116 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। यह खाड़ी भारत में जायंट
लेथेरवैक नामक कछुआ प्रजाति के लिए एक प्रतिष्ठित प्रजनन और अंडे देने का स्थान है। द्वीप में जीवों की कई सौ प्रजातियां दर्ज की गई हैं। यह रिपोर्ट यह भ्रामक जानकारी देती है कि ग्रेट निकोबार से दूसरी जगह किसी प्रवासी पक्षी की सूचना नहीं मिलती है, जबकि यह द्वीप महत्वपूर्ण पक्षी फ्लाईवे हैं। यहाँ इससे होकर प्रवासी पक्षी भारत आते हैं। ग्रेट निकोबार में प्रवासी पक्षियों की 40 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में स्थानीय विरले आदिवासियों के साथ भी शब्द भ्रम खेला गया है। यह रिपोर्ट विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण और जंगल काटने में विशेष रूप से संवेदनशील 5 जनजातीय समूहों ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंज, शोम्पेन और उत्तरी सेंटिनली पर कुटिलता से वार करती हैं। रिपोर्ट में उनके ध्यान रखने की बात है। यह भी कहा गया है कि परियोजना की आवश्यकता के अनुसार निदेशालय सक्षम प्राधिकारी से प्रावधानों में आवश्यक छूट की मांग कर सकता है। अगला आलेख है कहानी सुनने सुनाने की परंपरा। कहानी सुनने सुनाने की परंपरा। यह आलेख लिखे हैं ज्योतिरंजन पाठक, जो एक उपन्यासकार हैं। हम सब अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति इससे बिल्कुल अलग है। आज ना कोई बच्चा कहानी सुनने को इच्छुक है और न सुनाने को तैयार है, परंतु हमारे यहाँ कहानी सुनने सुनाने की स्वस्थ परंपरा का संबंध विज्ञान से है। कहानी सुनाना कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। हम अलग दुनिया की कल्पना के साथ साथ एक दूसरे की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को समझने की क्षमता को विकसित करते हैं। शोध से पता चलता है कि कहानी सुनने सुनाने से चिंता और डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि कैंसर व दीर्घकालिक बीमारियों में भी कहानी सुनने सुनाने से कुछ पल आराम मिलता है। स्वस्थ मनोरंजन की बात की जाए तो कहानी की दुनिया सर्वोत्तम मानी जा गई है। इससे सहज मनोरंजन के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बच्चों का कहानी से रिश्ता बहुत पुराना है। गर्मियों की रात में घर के बाहर चबूतरे पर सर्दी में अलाव के पास बैठकर किस्से सुनाना आज भी याद है, परंतु मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया ने तो कहानी को दूर ही कर दिया है। वर्षों पहले जब संयुक्त परिवार की परंपरा थी, तब बच्चे अपने मनोरंजन के लिए दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे। पहले बच्चों के लिए खेलना और कहानी सुनना ही मनोरंजन हुआ करता था। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया जैसे साधन उपलब्ध नहीं होने से वे इसे ही मनोरंजन का श्रेष्ठ साधन मानते थे। परंतु आज स्कूली बैग का वजन, सर्वाधिक अंक लाने का दबाव और थकाऊ होमवर्क ने बच्चों को कहानियों से दूर कर दिया है। एकल परिवार और अभिभावक की व्यस्तता ने भी बच्चों को सोशल मीडिया जैसी आभासी दुनिया के कुचक्र में उलझाकर रख दिया है। बच्चे आज भले ही अपनी पाठ्य पुस्तकों में कहानियों को पढ़ लें, किंतु सच्चा मनोरंजन कहानी सुनने से ही होता है। कहानी सुनाकर बच्चे नकारात्मक सकारात्मक विचार को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार कहानी सुनते समय हमारे मस्तिष्क के एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस भाग सक्रिय हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस को याददाश्त का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ये दोनों शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में परिवर्तन कर देते हैं।
कहानी सुनते समय ब्रेन में डोपामाइन हार्मोन स्रावित होता है। इसे खुशी देने वाला हार्मोन कहा जाता है। आज हर व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में कहानी हमें जीवन की कठिनाइयों से निकलने की प्रेरणा भी देती है। इसलिए यदि कहानी सुनने सुनाने की परंपरा को फिर से जीवित किया जाए तो स्वतः घर परिवार में खुशनुमा माहौल बनने में मदद जरूर मिल सकती है। अगला आलेख है कमाई में दरार डालता यूरोप का सूखा। कमाई में दरार डालता यूरोप का सूखा। यूरोप का बड़ा हिस्सा दूसरे वर्ष भी गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। पर्यटन पर काफ़ी हद तक निर्भर इटली और स्पेन की अर्थव्यवस्था में सूखा दरार डाल रहा है। इटली की मशहूर झील लेक गार्डा के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है, रैबिट आइसलैंड। पहले इस टापू पर पहुंचने के लिए नाव लेनी पड़ती थी, लेकिन अब झीलें में पानी इतना कम है कि रेत और पत्थरों पर चलकर टापू तक पैदल पहुंचने का रास्ता बन गया है। सैलानियों के लिए यह अनुभव भले ही रोचक हो, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से यह गंभीर संकट की निशानी है। झीलें आमतौर पर भूजल और आस पड़ोस की जलधाराओं से भरती हैं। झील में पानी का स्तर बहुत ज़्यादा गिरने का मतलब है कि आसपास के इलाके सूखे की चपेट में हैं। स्विट्जरलैंड और जर्मनी में टूरिज्म ऑपरेटर सूखी गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप में नदियों पर क्रूज सेवाएं देने वाली कंपनियों के संगठन आईजी रिवर क्रूज के वाइस प्रेसिडेंट डानियल थीरिट कहते हैं, राइन के ज़्यादातर हिस्सों में पानी कम रहेगा। रिवर क्रूज सर्विसेज देने वाली कंपनियों को लग रहा है कि इस वर्ष भी कुछ जगहों पर सैलानियों को फेरी के बजाय बस से घुमाना पड़ेगा। पानी कम होने पर फेरी नदी तक तल से टकरा सकती हैं। सर्दियों में कम बर्फबारी की वजह से इस वर्ष यूरोप के कई स्कीइंग रिजॉर्ट भी प्रभावित हुए हैं। स्विट्जरलैंड के आधे स्की ढालों पर कृत्रिम बर्फ डालनी पड़ी। पूर्वी फ्रांस के जूरा इलाके में 2000 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बहुत सारे स्की रिजॉर्ट हैं। बीते 5 वर्ष के औसत के मुकाबले वहां अब 69% कम सैलानी पहुंच रहे हैं। स्पेन का कैटालोनिया प्रांत भी लंबे सूखे का सामना कर रहा है। बार्सिलोना में भी हालात गंभीर हैं। अगला आलेख है टेट में सभी छात्रों को मिले मौका। बीएड पास अभ्यर्थियों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त टेक्निकल डिग्री वालों को टीईटी में शामिल होने का मौका दिया जाए। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। अगर एमबीए या पीएचडी डिग्रीधारी छात्र छात्राओं को मौका मिलेगा तो बेहतर शिक्षक साबित होंगे। मौजूदा नियम में इनको मौका नहीं दिया गया है, इसलिए नियमों में बदलाव करने पर विचार किया जाना चाहिए। टेक्निकल डिग्री वाले बहुत से लोग नौकरी छोड़कर शिक्षक बनना चाहते हैं, इसलिए सरकार को इनको मौका देना चाहिए। इससे शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। अगला आलेख है ऊर्जा की उपलब्धता अनिवार्य। किसी भी देश के सतत विकास में ऊर्जा की उपलब्धता अनिवार्य है। भारत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर है। देश की ज़रूरतों के लिए 90% तेल
और 80% कोयला दूसरे देशों से आयात होता है। देश की अधिकतर बिजली कंपनियां कोयले से चलती हैं। विकसित देशों में अधिकतर बिजली घर गैस से चलती हैं। वहाँ सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोत से बिजली बनाई जाती है। सूर्य ऊर्जा का एक असीमित भंडार है, लेकिन उसके बावजूद भारत में सौर ऊर्जा का सीमित इस्तेमाल हो रहा है। अगला आलेख है करुणा सर्वोच्च धर्म है। करुणा सर्वोच्च धर्म है। जीवों के लिए करुणा सर्वोच्च धर्म है। यदि आपके मन में जीवित प्राणियों के लिए दया है तो यह अच्छा गुण और हृदय भी कोमलता का सूचक है। ऐसे में आप ब्रह्मांडीय इकाई से लेकर घास के सबसे छोटे तिनके, हाथी से लेकर चींटी तक किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकते हैं। मन के आधार वाले कर्म अच्छे होने पर मन प्रसन्न होता है, परंतु यदि आपको बाद में पता चलता है कि आपका कोई विशेष कार्य बुरा था तो आपका दिमाग संकुचित हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, ऐसा न करते तो अच्छा होता। बार बार की गलतियों के बाद ऐसा पश्चाताप व्यक्ति को भारी पड़ जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब भी मन किसी क्रिया का समर्थन करता है वह उन क्रियाओं द्वारा विकृत के अधीन रहता है। जब किसी के मानसिक प्रवाह की सामान्य स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है, चाहे वह धार्मिक हो या अधार्मिक, प्रकृति के नियमानुसार मन को उसकी सामान्य स्थिति में लाने के लिए दूसरे प्रकार के कर्मभोग प्रतिफलों के अनुरूप अनुभव से गुजरना पड़ता है। यदि मूल कर्ता धर्ममय है तो उस धर्ममय कर्म का अच्छा फल भोगना पड़ता है, और यदि मूल कर्म अधर्मी है तो उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। जब तक कोई अपनी मानसिक प्रतिक्रियाशील क्षण के प्रतिशोध से नहीं गुजरता है, अच्छे कर्मों के लिए अच्छा पुरस्कार, बुरे कर्मों के लिए बुरा पुरस्कार, कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा कर्म करने पर भी कोई नहीं बचता। ऐसे कर्मों का सुफल भोगने के लिए मनुष्य को बार बार इस धरती पर लौटाना पड़ता है। यह विचार कि शरीर सहित मन अपने अच्छे कर्मों के शुभ परिणामों का अनुभव करता है, वास्तव में यह कल्पना है। इस काल्पनिक दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी ने अच्छा कर्म किया है तो मृत्यु के बाद उस शुभ कर्म का फल उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन मन इसके अच्छे परिणामों का अनुभव कर सकता है। यदि उसके पास शरीर है, किसी के पास मस्तिष्क होने पर भी आनंद और पीड़ा का अनुभव होता है। इसी के साथ आज का प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।